हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। सबसे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे डेली शाम को 7 बजे क्लास 9th की सोशल साइंस की लाइव क्लास प्रोवाइड की जाती है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग शाम को 7 बजे लाइव क्लास को अटेंड किया करिए। और अगर किसी को कोई सजेशन है, किसी की कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है जिसको हम लाइव क्लास में इंक्लूड करें ताकि वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके, तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देन आई एम डैम श्योर कि आपके एग्जाम में उन क्वेश्चंस के बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और उन क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स होंगे वो आप हमको कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर वहां पे आपके आंसर में कोई कमी होगी, कोई मिस्टेक होगी, कोई फॉल्ट होगी तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्ड स्टेट जो फ्रांस था, वहां पे जो थर्ड स्टेट था, वहां पे थर्ड स्टेट के अंदर एक नया ग्रुप निकल के आता है जिसका नाम था मिडिल क्लास। और वो मिडिल क्लास सोचता है कि यार ये जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेज है इसको खत्म किया जाए। ये चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख चुकी थी। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. Louis XVI को टैक्सेस इंक्रीज करना था। क्यों इंक्रीज करना था? उन कारणों को हम पिछले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने आपको बताया था कि फ्रांस का जो ट्रेजरी था, जो खजाना था, वो खाली हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। इस वजह से लुई 16 डिसाइड करते हैं कि वो टैक्स को इंक्रीज करेंगे। अब सवाल उठता है कि मोनार्क को या लुई 16 को अगर टैक्स इंक्रीज करना था तो वो कैसे इंक्रीज करते थे? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इंपोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ओल्ड रिजीम में, फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम था उस दौरान जब कभी भी टैक्स को इंक्रीज करना होता था तो टैक्स को इंक्रीज मोनार्क सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं कर सकता था, वो सिर्फ अपनी विल से टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि अगर उसको टैक्स इंक्रीज करना होता था तो उसको क्या करना पड़ता था? ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो मोनार्क को जब कभी भी टैक्स को इंक्रीज करना होता था तो उसके लिए उसको स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी और फिर वो मीटिंग मोनार्क का जो प्रपोजल होता था, जो प्रस्ताव होता था नए टैक्स के लिए, वो मीटिंग उस प्रपोजल को पास करती थी और उसके बाद ही नए टैक्स को लेके आया जाता था। अब सवाल उठता है कि स्टेट्स जनरल क्या है? स्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच The three states sent their representatives. स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसको तीनों स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. लेकिन स्टेट्स जनरल की मीटिंग कब बुलाई जाएगी इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पास थी और लास्ट टाइम स्टेट्स जनरल की मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि ये ओल्ड रिजीम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमको जरूर बताइएगा। On 5th of May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new टैक्सेस। 5th of May 1789 को लुई 16 स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि वहां पे जो नए टैक्स का प्रपोजल्स था उसको पास किया जा सके और यह मीटिंग बुलाई गई थी वर्साइल्स में। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back.
सो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये दोनों 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं और ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये पंक्तियों में रोज में बैठे हुए थे एक दूसरे की तरफ मुंह करके, जबकि थर्ड स्टेट्स के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये बेचारे पीछे उनके खड़े थे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब थर्ड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? थर्ड स्टेट्स को ज्यादा प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। पीजेंट्स, आर्टिजन्स और वीमेन्स को असेंबली में एंट्री नहीं दी गई थी। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. लेकिन peasants, artisans और महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी डिमांड थी, उनको करीब 40,000 लेटर्स में लिखा गया था और उन लेटर्स को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वर्साइल्स में अपने साथ स्टेट्स जनरल की मीटिंग में लेके आए थे। अब वर्साइल्स में स्टेट्स जनरल की मीटिंग को बुला लिया जाता है और इस मीटिंग का पर्पस था किंग के नए टैक्सेस का जो प्रपोजल था उस पे कोई डिसीजन लेना। सो इस मीटिंग में जो किंग का प्रपोजल था नए टैक्स को ले आने का, इस चीज पे कोई डिसीजन लिया जाना था। अब यहां पे जो डिसीजन लिया जाता था वो वोटिंग के हिसाब से लिया जाता था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट ये वोटिंग करता था और अगर मेजॉरिटी ऑफ द वोट प्रपोजल के फेवर में गिर जाते थे तो प्रपोजल पास हो जाता था और अगर मेजॉरिटी ऑफ द वोट प्रपोजल के अगेंस्ट गिर जाएगा तो प्रपोजल पास नहीं होगा। सो वोटिंग के द्वारा, वोटिंग के थ्रू यहां पे इस चीज को डिसाइड किया जाना था। सो वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। सो पिछले टाइम तक या पास्ट में जो वोटिंग होती थी स्टेट्स जनरल में वो एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती थी और वो प्रिंसिपल था ईच स्टेट हैड वन वोट, मतलब हर स्टेट के पास एक वोट था। फर्स्ट स्टेट का वन वोट, सेकेंड स्टेट का वन वोट, थर्ड स्टेट का वन वोट। This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. इस बार भी लुई 16 उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते थे। But the members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स उस पुरानी प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, उसकी जगह ये एक नई वोटिंग प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं और यहां पे कहते हैं कि पूरी असेंबली वोटिंग में पार्टिसिपेट करे और वहां पे हर मेंबर के एक वोट की भी बात ये कह रहे थे। मतलब फर्स्ट स्टेट में टोटल 300 मेंबर्स थे तो उनका टोटल 300 वोट होगा। सेकेंड स्टेट में टोटल 300 मेंबर्स थे तो उनका भी टोटल 300 वोट होगा और थर्ड स्टेट में टोटल 600 मेंबर्स थे तो उनका भी टोटल 600 वोट होगा। सो इस तरीके की मीटिंग, इस तरीके की वोटिंग प्रैक्टिस की डिमांड थर्ड स्टेट के मेंबर्स के द्वारा की जाती है। अब यहां पे हमको समझना है कि लुई 16 पुरानी वोटिंग प्रैक्टिस को ही क्यों फॉलो करना चाहते थे और थर्ड स्टेट्स के मेंबर नई वोटिंग प्रैक्टिस को क्यों लाना चाहते थे। सो इट्स स्टेट्स जनरल में कोई भी डिसीजन लिया जाता था वोटिंग के थ्रू और मेजॉरिटी वोट जिस तरफ गिर जाता था उस तरफ डिसीजन ले लिया जाता था। मतलब अगर मेजॉरिटी डिसीजन फेवर में वोट कर देता था तो किसी प्रपोजल को पास मान लिया जाता था और अगर मेजॉरिटी वोट उसके अगेंस्ट चला जाता था, प्रपोजल के अगेंस्ट चला जाता था तो वो प्रपोजल पास नहीं होता था। तो अगर मेजॉरिटी वोट प्रपोजल के फेवर में तो प्रपोजल पास हो जाएगा, अगर मेजॉरिटी वोट प्रपोजल के अगेंस्ट तो प्रपोजल पास नहीं होगा। सो मेजॉरिटी के फेवर में नई वोटिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग टोटल कितने वोट पड़ते? टोटल पड़ते 600 वोट, क्योंकि
फर्स्ट स्टेट में टोटल 300 मेंबर्स, उन 300 मेंबर्स के 300 वोट। सेकंड स्टेट में टोटल 300 मेंबर, उन 300 मेंबर के टोटल 300 वोट्स। और इन दोनों स्टेट्स के मेंबर्स को टैक्स देना नहीं था, तो ये हमेशा प्रपोजल के फेवर में वोट करते। सो टोटल 300 अगर सम कर दें, हम उनको ऐड कर दें तो टोटल 600 हो जाएगा। तो मतलब फेवर में 600 वोट गिर जाते, लेकिन उस प्रपोजल के अगेंस्ट भी 600 वोट गिर जाते। और ये 600 वोट किसके होते? ये वोट होते थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स के। सो इस वजह से थर्ड स्टेट्स के मेंबर पुरानी वोटिंग प्रैक्टिस को चेंज करना चाहते थे। So this was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. ये एक तरीके का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स था। ये उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में से एक था जो फिलोसफर्स सोसाइटी के सामने लेके आ रहे थे। सो ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था कि हर पर्सन का एक वोट होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट, इसकी बात की थी रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और याद होगा कि इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे वो लोगों के सामने नए नए आइडियाज लेके आ रहे थे, और उन आइडियाज से थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स काफी ज्यादा प्रभावित भी हो रहे थे। सो रूसो के इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स प्रभावित होते हैं, और इसी के बेसिस पे वो वोटिंग प्रैक्टिस को चेंज करने की भी डिमांड स्टेट्स जनरल की मीटिंग में करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि किंग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोनार्क जो लुई 16 थे उनको पता था कि अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो टैक्स को इंक्रीज करने का या नए टैक्स को ले आने का जो प्रस्ताव है वो पास नहीं होगा। सो इस वजह से किंग ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सो व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब राजा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं तो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो उस मीटिंग का विरोध करते हुए बाहर चले आते हैं। सो ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है, क्योंकि एक बार में अगर हम इस वीडियो को बनाते तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूं। इसके जो सेकंड पार्ट होगा वहां पे हम आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की बाकी बातों को डिस्कस करेंगे। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, उन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे तक पहुंचाना है, और अगर आपके आंसर में कोई कमी होगी, कोई मिस्टेक होगी तो हम उसको जरूर आपको बताएंगे। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टेट्स जनरल? स्टेट्स जनरल क्या था? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स वांटेड टू चेंज द वोटिंग प्रैक्टिस? थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स वोटिंग प्रैक्टिस को क्यों चेंज करना चाहते थे? सो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो खत्म होता है। इसके दूसरे पार्ट में हम आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।